नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई कोर्ट कैसे फैसला करता है कि सच क्या है? मतलब वो कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस पर कोई मुजरिम या बेगुनाह साबित होता है? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। समझते हैं इंडियन एविडेंस लॉ के उन बेसिक रूल्स को जो सच की तलाश का रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, एक अदालत सच तक पहुंचती कैसे है? आपको पता है, इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरा का पूरा लीगल सिस्टम बना है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। और वो शब्द है साक्ष्य। जी हाँ, एविडेंस। यही वो जरिया है, वो तरीका है जिससे कोई भी कोर्ट ये तय करता है कि कोई फैक्ट, कोई बात सच है या झूठ। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो अपनी बात को साबित करने के लिए जो भी सबूत पेश किया जाता है, बस वही साक्ष्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे किसी कानून की जरूरत ही क्या है? इसके 3 मेन रीजन हैं। सबसे पहला, कोर्ट की मदद करना सच तक पहुंचने में। दूसरा, एक तरह के क्योस को रोकना, मतलब ये तय करना कि कौन से सबूत काम के हैं और कौन से नहीं, ताकि मुद्दे से भटका ना जा सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो सबके लिए फेयर हो, निष्पक्ष हो। तो अब आते हैं इस एविडेंस लॉ के सबसे जरूरी रूल पर। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम आप समझिए चल ही नहीं सकता, और वो है प्रासंगिकता, यानी रेलेवेंसी। तो ये प्रासंगिक तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट आखिर होता क्या है? देखिए, इसे ना एक फिल्टर की तरह समझिए। कानून ये कहता है कि कोर्ट में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन पेश की जाएगी जो केस से डायरेक्ट जुड़ी हुई हो। मतलब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को प्रूव करने में या गलत साबित करने में मदद करे, बाकी सब बाहर। और ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और केस सिर्फ काम की बातों पर ही फोकस रहे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अ पर ब के मर्डर का इल्जाम है। अब अगर किसी ने अ को मर्डर के टाइम पर क्राइम सीन के पास देखा था, तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट है ना? क्योंकि ये फैक्ट सीधे सीधे अ को उस क्राइम से जोड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहीं चोरी हुई और उसके फौरन बाद चोरी का सामान किसी के पास से मिल जाता है, तो उस इंसान के पास उस सामान का होना अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ये इशारा करता है कि हो सकता है वो इंसान उस चोरी में शामिल हो। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि सबूत का केस से कोई डायरेक्ट या लॉजिकल कनेक्शन होना ही चाहिए। अच्छा, तो अब जरा इस कानून के नेचर को समझते हैं कि आखिर ये है किस तरह का कानून, इसका स्वरूप क्या है। देखिए, एविडेंस लॉ का जो नेचर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये कोई राइट्स की लिस्ट नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। नहीं, ये असल में एक रूल बुक है, एक गाइड है जो ये बताती है कि फैक्ट्स को प्रूफ कैसे करना है। इसीलिए इसे प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। और इसके नियम सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस पर लागू होते हैं, पूरे भारत में एक जैसे। और हाँ, कोर्ट्स को इन्हें मानना ही पड़ता है, ये बाइंडिंग है। और इस पूरी रूल बुक का बेस क्या है? वही एक शब्द जो हमने अभी सीखा, प्रासंगिकता। पर एक बात है, ये रूल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसा हम आज जानते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं टाइम में और देखते हैं कि सदियों में सबूतों के ये नियम कैसे बदले हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं। सबूतों का यह सफर वाकई बहुत लंबा है। अगर हम पुराने भारत की बात करें तो नियम आते थे धर्मशास्त्रों से, जैसे मनुस्मृति। उस वक्त डॉक्यूमेंट्स, विटनेस और शपथ, ये सब सबूत मानी जाते थे। फिर मुस्लिम पीरियड में शरीयत कानून आया, जिसमें गवाहों की क्रेडिबिलिटी पर सबसे ज्यादा फोकस था। फिर आए ब्रिटिश और उन्होंने अलग अलग नियमों को एक साथ लाकर 1872 में बनाया इंडियन एविडेंस एक्ट। और अब हमें डिजिटल दुनिया में, और इसी दुनिया के लिए 2023 में आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ताकि हमारा कानून समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और बस इसी के साथ हम आ पहुंचते हैं आज के समय में। तो ये जो नया कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये इतना जरूरी क्यों है? तो ये बदलाव क्यों जरूरी था? सोचिए जरा, 1872 का जो पुराना कानून था वो कागज, फाइलें और मुंह ज़बानी गवाही, मतलब एक एनालॉग दुनिया के लिए बना था। पर आज की हमारी दुनिया तो पूरी तरह डिजिटल है ना? बस इसीलिए 2023 का नया कानून लाना पड़ा। इसने खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ना सिर्फ मान्यता दी, बल्कि उसे हैंडल करने के लिए क्लियर रूल्स भी बनाए। और ये आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत थी।
तो आखिर इस नए कानून के दायरे में आता क्या क्या है? देखिए, ये हर तरह के सबूत को डिफाइन करता है, चाहे वो ओरल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक। ये भी बताता है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाएंगे, उन्हें प्रूव करने का प्रोसीजर क्या होगा, गवाहों के लिए क्या रूल्स होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजिटल सबूतों को कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा और कैसे उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। और सवाल ये है कि ये कानून लागू कहाँ-कहाँ होता है? तो जवाब है पूरे भारत में, हर तरह की अदालती कार्यवाही पर, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कानून कोर्ट मार्शल, एफिडेविट्स यानी हलफनामों और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है। तो सबूतों के नियम पुराने ग्रंथों से शुरू होकर डिजिटल युग तक का सफर तो तय कर चुके हैं। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत बड़े और शायद बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां एक तस्वीर को आसानी से फोटोशॉप किया जा सकता है, एक ईमेल को फेक बनाया जा सकता है, एक वीडियो डीप फेक हो सकता है, उस डिजिटल दुनिया में सबूत का असली मतलब क्या है, क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा पूरा लीगल सिस्टम शायद आने वाले कई सालों तक ढूंढता रहेगा।